अभी मोदी सरकार ने हाल ही में 3 कानून बनाए हैं किसानों के बारे में और उस कानूनों को कुछ ले लोग इस तरीके से यानी किसान संगठन से जुड़े हुए लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये एक किसान की आज़ादी का कानून है। आपने किसान कानून के बारे में सवाल पूछा, उसके पहले दूसरे एक सवाल को आपको हाथ लगाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन में और किसानों के बारे में जो अभी मोदी सरकार ने कानून किए, उसके पहले एक बहुत बड़ा कदम मोदी जी ने उठाया था। हालांकि जैसा देवेंद्र जी के बारे में मेरे मन में बहुत उत्साह था, उनके मुख्यमंत्रित्व काल के बारे में और अपेक्षाएं भी थी, उससे भी ज्यादा अपेक्षा है प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने 2014 में, तो मेरे मन में थी। ठीक है, उनका गुजरात का वगैरह सब जो कुछ है, उसके बावजूद ये आदमी इस देश में मैं खाऊंगा नहीं और किसी को खाने नहीं दूंगा ऐसा बोल रहा है, तो ये भ्रष्टाचार कम से कम मिटा सकने की स्थिति तक प्रयास करेगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये बाद में देखा जाएगा। इसलिए मुझे काफी अपेक्षाएं थी और ये पॉसिबल था आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण, जो राजीव गांधी के जमाने में संभव नहीं था। राजीव गांधी जो कहते थे कि 1 रुपया भेजा जाता है तो उसमें से 10 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं, तो वो रोकने के लिए उनके हाथ में कोई तंत्र नहीं था। लेकिन आज तंत्र हमारे पास उपलब्ध है नए टेक्नोलॉजी के कारण, इसलिए संभव भी हो सकता है अगर कोई ठान ले तो। इसलिए जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मुझे बहुत अपेक्षा लगी। हालांकि उसकी मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैं प्रवास कर रहा था मुंबई तक जाने का। बीच में ही अकोला में था, तभी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया रात को 8 बजे कि अभी ये डिमोनेटाइजेशन हम डिक्लेयर कर रहे हैं और 12 के बाद में पैसा नहीं चलेगा। इसलिए मुझे खाने को नहीं मिला, बाद में नाश्ता नहीं मिला, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत खुश था कि ये सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं मानकर चला था कि सरकार ने पूरी तैयारी की होगी, तभी तो इतना बड़ा डिसीजन लिया है। और ये कोई भारत में पहली बार डिसीजन नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी 500 रुपए की नोट बंद की थी, 1000 रुपए की नोट बंद की थी। उसमें से कुछ नोट आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। वो तो स्मूथली हुआ था, क्योंकि बैंक में जाना, जिसके भी पास नोट है बैंक में चेंज करवा लो, वो अकाउंट में केवल आती है। तो जिनके पास व्हाइट पैसा है उनका तो कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए वो स्मूथली हुआ था, तब पता भी नहीं चला था किसी को। यानी मनमोहन काल में भी ये हुआ था, ये हमको याद दिलाना पड़ता है, इतना स्मूथली हो चुका था। तो मैं ये मानकर चला था कि इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और जब दूसरे दिन से बड़ी बड़ी कतारें लगने लग गई तो मुझे अचरज लगा, मुझे फिर भी लगा कि शायद बैंक में पैसा पहुंचने का 1-2 दिन में पहुंच जाएगा और प्रॉब्लम हल हो जाएगा। लेकिन आगे 3-4 महीने जो तमाशा मैंने देखा, तब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री ये निर्णय ले सकता है। मेरे जैसा एक सामान्य इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी ये जानता है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ये कैश पर चलती है। मोर देन 90% व्यवहार भारत में कैश में होते हैं, और गुजरात में तो सबसे ज्यादा कैश में ही व्यवहार होते हैं। और गुजरात के 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जिस देश में सब व्यवहार कैश में होते हैं, वहां कैश फ्लो अगर बंद हो जाएगा तो पूरे व्यवहार ठप हो जाएंगे, और उसका परिणाम अर्थव्यवस्था पर होगा, और सबसे ज्यादा परिणाम खेती पर होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री को मालूम कैसा नहीं? तब शायद मुझे ये अंक मालूम नहीं था कि 85% करेंसी 500 और 1000 के नोटों में थी। ये नहीं मुझे मालूम था। लेकिन बहुत ज्यादा करेंसी 500 और 1000 के नोटों में है, ये मालूम था। लेकिन जब पता चला कि 85% करेंसी 500 और 1000 के नोटों में है और उसकी कोई तैयारी नहीं की गई थी, तब तो मुझे केवल धक्का नहीं पहुंचा, मुझे एक कहानी याद आई। एक मालिक था, उसका एक बहुत प्रिय बंदर था। ये प्रिय बंदर मालिक पर बहुत प्रेम करता, दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों ने अच्छा खाना खाया। दोपहर का समय था, मालिक पेड़ के नीचे सो गया और बोले मेरी नींद खराब ना हो ये तू देख। अपनी तलवार निकालकर उसने बाजू में रख दी। एक मक्खी आई, मालिक के नाक पर बैठी। बंदर ने उसको हटाने का प्रयास किया। फिर दोबारा वो मक्खी आई, उसको लगा ये मक्खी को जब तक हम खत्म नहीं करते तब तक मालिक आराम से नींद नहीं ले पाएगा। उसने तलवार उठाई और मालिक के नाक पर जब मक्खी बैठी थी, उस मक्खी को उसने मार दिया। परिणाम ये हुआ कि मालिक की गर्दन ही छट गई। मुझे इसी कहानी की याद आई, दूसरी कहानी की याद। इस देश के सभी आर्थिक व्यवहार
और खास कर खेती हर के किसानों के सभी आर्थिक व्यवहार ये कैश में चलते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री को मालूम नहीं, जो 10 साल 15 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, उनको मालूम नहीं है। कैसा ये संभव है? इतना विचित्र निर्णय, विचार न करते हुए लिया गया निर्णय मैं सोच भी नहीं सकता। उसके बाद में उस वक्त में जो धक्का पहुंचा किसानों को, उनका जो नुकसान हुआ, जो पीछे हट गए, उसके साथ में किसानी के साथ में जो जुड़े हुए छोटे छोटे व्यवहार थे, छोटे छोटे जो हम कहेंगे व्यापार थे, वो सभी बर्बाद हो गए। वो आज तक नहीं उठ पाए। 5 साल हो गए फिर भी नहीं उठ पाए। 4 साल तो पूरे हो ही रहे हैं, फिर भी नहीं उठ पाए। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हमने पूरे देश का किया केवल एक गलत निर्णय के कारण। डीमोनेटाइजेशन ये निर्णय गलत नहीं था। अगर बैंकों में पर्याप्त पैसा हम पहले से डालकर रखते तो ये डीमोनेटाइजेशन गलत नहीं सिद्ध होता। उसके जो फायदे मिलने की उनकी अपेक्षा थी, उसमें से फायदे मिलते नहीं मिलते, बेअसर निर्णय हो जाता, लेकिन उसका परिणाम अर्थव्यवस्था पर बुरा नहीं होता। अर्थशास्त्र का मामूली विद्यार्थी भी ये जानता है कि ये बहुत ही गलत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला निर्णय था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था ढह गई, मंदी की दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगी। दूसरा निर्णय है किसानों। अब उसके बहुत मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आवश्यक चीजें वो आपके सामने रखूंगा। बेसिकली किसानों की अवस्था ये क्यों है? किसान कम मेहनत करते इसलिए। मेरे कॉलेज के दिनों में और मेरे जेल के दिनों में भी हमको अमेरिका का गेहूं खाना पड़ता था। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर में 150 एकड़ जमीन थी। इसके बावजूद कंट्रोल से हमें अनाज बिकत लेना पड़ता था, क्योंकि मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में रहता था और मेरी खेती यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में थी, जिला बंदी तक थी। बाजू में चंद्रपुर था, वहां से हम चावल नहीं प्राप्त कर सकते थे, ब्लैक में ही चावल मिलते अगर प्राप्त करना है, नहीं तो कंट्रोल से हमको प्राप्त करने पड़ते थे। उस जमाने में हमको अनाज की कमी रहती थी। हम अमेरिका से जो गेहूं वहां के सुअरों को खिलाया जाता था, वो गेहूं यहाँ आता था और हम लोग खाते थे। किसान का बेटा होने के बावजूद मुझे खाना पड़ता था। अब ये स्थिति उस देश में थी। आज हम सरप्लस निर्माण करते हैं। तब हमारी आबादी तब से अभी 2 गुना हो गई है, उससे भी ज्यादा बढ़ी है। मेरे जमाने में शायद 60 करोड़ थी, आज 130 करोड़ पहुंची है, उससे भी ज्यादा बढ़ी। इतनी आबादी बढ़ने के बाद भी किसान ने सरप्लस अनाज निर्माण किया। आज हमको दुनिया से कुछ मंगाना नहीं पड़ता है, और जो कुछ थोड़ा बहुत हमको ऑयल के सीड्स मंगाने पड़ते हैं या फिर ऑयल मंगाना पड़ता है, उसके पीछे हमारी कुछ गलत व्यवस्था है। इतना सरप्लस जिन किसानों ने निर्माण किया, वो बेचारे लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि हम डेलिबरेटली उनके अनाज की उपज को कम कीमत देते हैं। ये कम कीमत देकर जो सरप्लस वैल्यू निर्माण करते हैं, उसके आधार पर औद्योगिक विकास होगा, ये मानकर हम इतने सालों से अर्थरचना अमल में ला रहे हैं।